हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आरबीआई में एक ऑफ़िसर ग्रेड की जॉब निकली है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। उसका नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को पूरी तरह से समझाने आया हूँ। उस जॉब के लिए ओपनिंग डेट कब है, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की कब है, उसके एग्ज़ामिनेशंस कब है, एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस किस तरह से, उसका सिलेबस क्या रहेगा, आप लोगों को उसकी तैयारी करनी है तो आप कहाँ से उसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और आरबीआई में एक ऑफ़िसर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उस नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ता हूँ और आप लोगों को उस नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ समझाता हूँ। लाइन बाय लाइन मैं आप लोगों से उसके बारे में बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नोटिफिकेशन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन प्रोबेशन ओपी, और जनरल DEPR DSIM स्ट्रीम पैनल ईयर 2023। DEPR और DSIM क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी नोटिफिकेशन में नीचे समझाते हुए बताता हूँ। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन रहेगा आपका ऑनलाइन, और ठीक है, और किसी मोड से इस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इन्होंने क्लियरली लिखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो इसमें इंपॉर्टेंट डेट जो दे रखी है वो मई 9 जो ओपनिंग डेट थी एप्लीकेशन की वो थी, और जून 9 जो थी वो एंड डेट थी। बट ये फॉर्म जो है वो उसकी जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि जिसकी लास्ट डेट अब 16 जून है। तो अभी भी 4 दिन बाकी हैं, आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो आज ही बना दी है, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था सुबह जब मैंने वीडियो अपलोड की थी कि मैं डेली आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। बट मैं ये वीडियो जल्दी इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप लोग जो है इस फॉर्म को फिल कर सकें और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छूट ना जाए। तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है ऑफिसर, ये पोस्ट है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है। इसका फ़ेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फ़ेज़ 2 जिसमें पेपर 1, 2, 3 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। जो फ़ेज़ 1 का एग्जामिनेशन होगा वो आपका 9 जुलाई को होगा, और जो फ़ेज़ 2 का जिस पे पेपर 1, 2, 3 जो होगा वो 30 जुलाई को होगा। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ऑफिसर इन ग्रेड बी DR डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, DEPR और DSIM। पहले मैं DEPR और DSIM के बारे में आपको बताता हूँ। DEPR की फुल फॉर्म आपकी होती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, और DSIM की फुल फॉर्म आपकी होती है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका जो DEPR वाली जो ऑफिसर ग्रेड का जो पेपर है फ़ेज़ 1 है उसका वो 16 जुलाई को है, और फ़ेज़ 2 जो है वो सितंबर 2 को है। ठीक है, उसके बाद में जो DSIM डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात करें तो जो उसका फ़ेज़ 1 का पेपर है वो 16 जुलाई को है, और फ़ेज़ 2 का जो पेपर है वो 19 अगस्त को है। अभी आप इसमें देख रहे होंगे फ़ेज़ 2 में पेपर 1, 2, 3, फिर नीचे फ़ेज़ 2 है DEPR का, उसमें पेपर 1, 2, फिर DSIM का है उसमें पेपर फ़ेज़ 2 में पेपर 2, 3। तो ये सब क्या है वो मैं नोटिफिकेशन में आपको पूरी तरह से आपका मैं हर डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ये सब कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है आपकी रेफरेंस के लिए, और ये नोटिफिकेशन मैं एज इट इज़ आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा ताकि आप एक बार खुद से नोटिफिकेशन देख सकें। अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट जाए तो आप वो देख सकें, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ वो बात शेयर कर सकते हैं, मुझसे उससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो होता है वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो इसमें जो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो है उसमें टोटल वैकेंसी 222 है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 222 है ये यहाँ पे, जिसमें अगर हम अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी की बात करें तो 109 है। शेड्यूल कास्ट की जो है वैकेंसी 25 है, शेड्यूल ट्राइब की 17 है, OBC की 49 है, और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों की 22 वैकेंसीज़ है। इधर कुछ PWBD वालों की भी वैकेंसी है, जो फिज़िकली डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए भी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें सॉरी, मैं एक चीज़ मिस कर गया। इसमें जो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट DEPR वाली है उसमें टोटल वैकेंसी 38 है। जनरल कैटेगरी के लिए 14, SC के लिए 4, ST के लिए 6, और आप ये ब्रैकेट के अंदर 4 देख रहे होंगे, एक्चुअली बैकलॉग वैकेंसीज़ है। बैकलॉग वैकेंसीज़ वो होती हैं जो कभी लास्ट टाइम इसमें फॉर्म आउट हुआ होगा इस पोस्ट के लिए, तो उसमें 4 वैकेंसीज फिल नहीं हो पाई होंगी, तो वो इस पोस्ट में डाल दी गई हैं। तो टोटल 6 हैं और 4 इसमें बैकलॉग है।
11 OBC के लिए और 3 हमारी EWS के लिए। इसी तरह DSIM में है 9 वैकेंसी UR की और टोटल 8 वैकेंसी है SC के लिए, जिसमें 5 बैकलॉग हैं और 5 वैकेंसी ST के लिए, पाँचों की पाँचों बैकलॉग वाली हैं। और उसके बाद में OBC पे आते हैं 6 हैं और EWS 3 है। टोटल इस तरह से 31 वैकेंसीज़ है इसके अंदर। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। और ये PWBD में जो कैटेगरी है ABCD, उसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, कैटेगरी A, B, C एंड D। तो ये क्या है वो आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। बाकी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ब्लाइंडनेस और लो विज़न के लिए A में डाला गया है इसको। B है डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैलेसी। उसके बाद में D पे आते हैं तो ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग लेप्रेसी एक्सेट्रा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, डिसेबिलिटी ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे पूरी तरह से इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD की जो फुल फॉर्म होती है वो यही होती है। उसमें वो लोग किन को एक्सेप्ट करेंगे वो पूरा यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है इस कॉलम में, तो आप देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सर्विस कंडीशन एंड करियर प्रोस्पेक्टस, ये हर इंसान के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या है, पे स्केल। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक पे 55,200। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका बेसिक पे है। बेसिक पे के अलग से भी आपको बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि इसमें आगे लिखा गया कि आपको इसके सिवा, इसके अलावा 55,200 के अलावा भी पर मंथ में आपको एक स्पेशल अलाउंस मिलेगा। वो कितना भी हो सकता है, वो RBI डिसाइड करेगा। ग्रेड अलाउंस मिलेगा, DA मिलेगा, डियरनेस अलाउंस जो है अभी 42% चल रहा है। बहुत जल्दी उम्मीद है या तो 44 या फिर 45% होने की। अभी 42% DA चल रहा है। उसके बाद में लोकल कंपनसेंट्री अलाउंस है, स्पेशल ग्रेड अलाउंस है, लर्निंग अलाउंस है, आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस है। तो इस तरह से जो अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी सैलरी बनती है 116,914, ये आपकी सैलरी बनती है 1,16,914, जो कि एक्सक्लूड है 15% ऑफ हाउस रेंट से। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि विल बी पेड इफ़ अकोमोडेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय बैंक। द हाउस रेंट जो अलाउंस है वो 15% मिलेगा और ये विदाउट HRA है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इसमें और देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो कुछ ये यहाँ पे पर्क्स की बात की गई है। तो पर्क्स में क्या क्या है, पर्क्स में हम देख लेते हैं। इसमें आपको रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, लेकिन ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, आपके ऑफिशियल पर्पस के लिए आप जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसकी मेंटेनेंस का पैसा जो भी होगा आपका रिम्बर्स हो जाएगा। न्यूज़पेपर अलाउंस आपको मिलता है, टेलीफोन चार्जेस आपको मिलते हैं, बुक ग्रांट्स मिलता है, अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेजिडेंस एक्सेट्रा आपको मिलता है। फर्नीचर के लिए भी आपको इसमें अलाउंस मिलता है। फ्री डिस्पेंसरी फैसिलिटी मिलती है, बिसाइड रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर OPD और हॉस्पिटलाइजेशन एज़ पर एलिजिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में इसमें LTC मिलता है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसमें LTC बहुत अच्छे लेवल का मिलता है। जिस ग्रेड की ये जॉब है, जिस ग्रेड की ये पोस्ट है, उसमें बहुत अच्छा LTC मिलता है और इतना मिलता है कि आप फॉरेन का टूर भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लोन्स मिलते हैं इसमें। हाउस अगर आप घर लेना चाहते हैं तो काफ़ी कम रेट पे आपको इसमें लोन मिलता है। ठीक है, व्हीकल आपको मिलता है, सरकारी व्हीकल, गवर्नमेंट व्हीकल। एजुकेशन के लिए आपको इसमें पैसा मिलता है, या एजुकेशन आप आगे करना चाहते हैं तो उसके लिए कंज्यूमर आर्टिकल, पर्सनल कंप्यूटर आपको इसमें मिलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसमें और क्या कुछ है। अभी हम आ जाते हैं इस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, या एलिजिबिलिटी कंडीशन इसको हम बोल सकते हैं। सीधी बात तो पहले तो ये है कि इसमें इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन है, बट इन टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत ही कम लोग होते हैं, ना के बराबर होते हैं जो आते हैं इन पोस्ट के लिए। बेसिकली इंडियन सिटीज़न ही इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी इसके हम एज लिमिट की बात करते हैं। सबसे मेन जो होती है वो होती है इसमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट, कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसमें एज लिमिट के लिए क्लियरली बोला गया कि 21 ईयर तो कंप्लीट कर लियो और 30 के ऊपर ना गया हो कैंडिडेट। तो अगर यहाँ पे देखें तो 2 मई 1993 से पहले नहीं पैदा हुआ होना चाहिए, उसका जन्म जो है 2 मई 1993 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 मई 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन भी हैं, अपर एज लिमिट भी है जो रिलैक्सेशन मिलती है हर किसी को,
सॉरी हर किसी को नहीं, मतलब कुछ स्पेशल लोगों को। तो उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलती है 5 ईयर की रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद में मैक्सिमम 5 ईयर, उसके बाद में 3 ईयर की मिलती है ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को। इसमें 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है अपर एज लिमिट में, लाइक 30 है तो ये 35 हो जाएगी एससी और एसटी के लिए, और 33 हो जाएगी ओबीसी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद में इसमें कुछ मिलिट्री पर्सन्स को भी एज में रिलैक्सेशन मिलती है, वो भी 5 ईयर है। जैसे कमीशन्ड ऑफिसर हैं और ईसीओज हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर हैं, जिन्होंने 5 साल की सर्विस जो है मिलिट्री में पूरी कर ली है। किस डेट को? 1 मई 2023 को, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसमें क्या है, अच्छा एक चीज़ इसमें और बहुत ख़ास है जो कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के बेस पे आपको एज में छूट दे रही है। इसमें लिखा है क्लियरली कि फॉर कैंडिडेट पोजेसिंग एमफिल, जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, मास्टर इन फिलोसफी, और पीएचडी जिन्होंने की हुई है, उनको अपर एज लिमिट मिलेगी 32 मिलेगी एमफिल वालों को, और पीएचडी वालों को मिलेगी 34 तक, जनरल कैटेगरी वाले। और उसके ऊपर से जो अलग से जो कैटेगरी वाइज जो एज में छूट है वो है इसमें और भी अलग से। लाइक अगर हम ओबीसी की बात करें तो 32, अगर किसी ने एमफिल की है ओबीसी ने तो वो 32 तो है ही, उसके ऊपर जो 3 साल की छूट है वो भी है। मतलब कि 33 तक वो वैसे एलिजिबल है और 32 ये, मतलब ये 32 तक है। तो इसमें छूट हो जाएगी अभी आपकी 2 साल और, मतलब 35 तक जो है ओबीसी वाला इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और इसमें इस नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या है, ठीक है। उसके बाद में आता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए भी बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली पोस्ट जो इसमें है, ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरल, जो इसमें लिखा है यहाँ पे जनरल, ठीक है, ये जनरल है। तो इसके लिए क्या है, तो ग्रेजुएशन मांगी है इन एनी डिसिप्लिन, मिनिमम 60% मार्क्स, और SC ST या PWBD है तो उसके लिए 50% से पास होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे और है, एंड नहीं लिखा है, तो और या तो ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन 55% मार्क्स के साथ, अदर देन SC ST और PWBD, इनको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए। लाइक अगर ये 33% से भी पास है तो भी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी वालों को 55% मार्क्स चाहिए, OBC वालों को भी 55% मार्क्स चाहिए। UR और OBC के लिए 55, यहाँ पे 60 है OBC और UR के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 33 है ये SC ST एंड PWBD के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा इसमें एक नोट है, ग्रेजुएशन लेवल, खैर ये नोट कुछ खास नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल में वही लिखा है कि एटलीस्ट 3 ईयर का होना चाहिए ड्यूरेशन कम से कम, तो उससे कम में तो ग्रेजुएशन होती भी नहीं है 12th के बाद में, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 ईयर्स लिखा है, मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन अपनी 4 ईयर में कंप्लीट किया, 5 में किया तो दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। और 2 की जगह 3 ईयर्स या 4 ईयर्स आपने लगाया PG कंप्लीट करने में तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम DEPR वाली में आते हैं, जो ऑफिसर्स इन ग्रेड बी में आता है DEPR। उसके लिए क्या चाहिए, इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है, ज़रूरी, बिल्कुल महत्वपूर्ण, चाहिए ही चाहिए उनको, ये है एक मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में, और एनी अदर मास्टर डिग्री वेयर इकोनॉमिक इज़ अ प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट। अभी प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है वो मैं आपको नीचे समझा देता हूँ, ठीक है। ऑफ अ करिकुलम सिलेबस नेमली MA MSc इन क्वान्टिटेटिव इकोनॉमिक, ठीक है, मैथमेटिक इकोनॉमिक, फाइनेंशियल इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक। देख रहे हैं आप, इकोनॉमिक हर जगह पे इकोनॉमिक वर्ड है, तो इकोनॉमिक्स इनको चाहिए। उसके या फिर और इसमें एक और है, फाइनेंस में भी चलेगा। तो फाइनेंस में कैसे, MA MSc होनी चाहिए क्वांटिटेटिव फाइनेंस में, मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, बैंकिंग एंड ट्रेड फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, एग्री बिजनेस फाइनेंस, ये हो गया। और इसमें क्या इन्होंने बोला हुआ है, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए इनको, 55%, मिनिमम 55% से आपको पास होना ज़रूरी है। अभी देख लीजिए प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसमें, विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस करिकुलम मीन्स हाफ और मोर ऑफ द टोटल कोर्स इलेक्टिव क्रेडिट्स मस्ट बी इकोनॉमिक और फाइनेंस, ठीक है। तो ये इसमें ज़रूरी है, पूरा या आधा। उसके बाद में ठीक है, SC ST और PWBD के लिए 50% मार्क्स इनफ होंगे। अब इसमें डिज़ायरेबल एक चीज़ और है कि अगर डॉक्टरेट डिग्री है इन इकोनॉमिक्स, रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक्स, पब्लिकेशन इन फील्ड ऑफ एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्टैंडर्ड जनरल, तो वो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी,
ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSIM, ठीक है। इसके लिए देख लेते हैं क्या चाहिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स मैथमेटिकल इकोनोमेटिक्स स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक अप्लाइड स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक विद मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में, ये देख रहे हैं ना आप, ये जो लगा हुआ है किसी भी एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए जो मास्टर डिग्री है आपकी, और 55% मार्क्स से आता होना चाहिए। या और इसके सिवा फिर 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री चेन को ऑल सेमेस्टर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए स्टैटिक्स और रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और रिप्यूट, ठीक है। और मास्टर डिग्री कोर्स इन डाटा साइंस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स विद मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है। और इसमें एक और है कि 4 ईयर बैचलर डिग्री विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट डाटा साइंस, AI मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और देखिए इसके लिए कुछ भी इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल है। 2 ईयर PG डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, ठीक है। अब ये जो ऊपर ABCDE ये जो 5 क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, इसके लिए SC ST और PWD वालों को सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए, वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो डिज़ायरेबल की बात आती है, तो जो डॉक्टरेट डिग्री है जिनके पास है टॉपिक से रिलेटेड उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो कैंडिडेट MPhil या PhD की होगी जिन्होंने, उनको अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा 2 ईयर और 4 ईयर का रिस्पेक्टिवली, जैसे कि क्लियरली मेंशन है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे आ जाते हैं। ये इनका ग्रेडिंग का सिस्टम है, आप नोटिफिकेशन में एक बार पढ़ लीजिएगा और अपनी ग्रेडिंग जो अपनी परसेंटेज जो है आप देख लेना कि आपकी सेट है या नहीं है। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स इन्होंने UPSC वाला काम किया है एकदम यहाँ पे, ठीक है। UPSC की तरह इन्होंने कर दिया है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी और EWS, सिर्फ इन दोनों के लिए, हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड 6 टाइम फॉर फेज़ 1 एग्जामिनेशन फॉर दिस पोस्ट इन पास्ट, ठीक है। कभी भी पास्ट में जिन्होंने सेम पोस्ट के लिए फेज़ 1 का एग्जामिनेशन 6 बार दिया है, 6 टाइम्स ऑलरेडी दे चुके हैं, वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं SC ST OBC PWBD, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन्होंने कितनी बार भी दिया है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो अभी हम आते हैं इस पर, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। इसमें ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का जो सेंटर होगा, ध्यान से देखिएगा, ग्रेड B डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो है जनरल वाली जो वैकेंसी है इसमें, उनके लिए उन्होंने काफ़ी सारे सेंटर दिए। आप इस लिस्ट को एक बार चेक कर लेना और अपना जो सेंटर है ऑनलाइन फॉर्म में वो अपना देख के ध्यान से एक बार फिल कर लेना, ठीक है, कि आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सा आपके लिए सूटेबल रहेगा, तो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फेज़ 2 एग्ज़ाम के लिए, सेम पोस्ट के लिए फेज़ 2 एग्ज़ाम के लिए ये सारे सेंटर दिए गए, तो ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। फिर सेंटर फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2 DPR और DSIM, ठीक है, इनके लिए ये सारे सेंटर हैं, तो आप एक बार देख के ध्यान से इसको फिल कर लेना। उसके बाद में हम आगे आते हैं और क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए, हर वो बैंकिंग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो किसी भी बैंक से रिलेटेड हो, ठीक है, वो SBI निकाले, पंजाब नेशनल निकाले, कोई भी बैंक निकालता है, कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है। ये सिर्फ SC ST OBC और PWD कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो इसके बारे में आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। SC ST PWBD 100 रुपीज़ प्लस 18% GST। जनरल OBC EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 850 प्लस 18% GST, ठीक है। उसके बाद में जो स्टाफ इनका ऑलरेडी जो स्टाफ है उसके लिए नील है, स्टाफ को कुछ नहीं देना, जो डिपार्टमेंटल जिसको हम कैंडिडेट बोल देते हैं वो, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है इस एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी हम आगे आते हैं और कुछ देखते हैं, ठीक है। वही मैंने लास्ट डेट के बारे में लिखा था कि वो एक्सटेंडेड है 16 जून तक के लिए। और क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में, मैंने एक्चुअली थोरोली पढ़ लिया नोटिफिकेशन, तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन हैं मैं आपके लिए फ़िल्टर करके लेके आया हूँ, ताकि आपको ईजी रहे चीज़ों को समझने में और कोई आपको इशू ना आए, आप आराम से इस नोटिफिकेशन को समझ सकें। तो आप भरोसा बनाए रखिए मुझ पर, जितने भी नोटिफिकेशन या जिस चीज़ के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एकदम थोरोली मैं खुद से उसके बारे में पता करके, मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में खुद से पता है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता होगा और मुझे लगेगा कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इन फ्यूचर जितने भी वीडियोज़ लेके आऊँगा वो एकदम
एकदम क्लियर कट मैं हर चीज़ क्लियर करके लेके आऊँगा। फिर भी अगर कुछ छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि इस चीज़ को कैसे करना है या क्या इसमें आपको कोई भी इशू है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसमें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हम जब हम फिल करेंगे तो उसके लिए इन्होंने कुछ छोटे मोटे 1-2 चीज़ें रखी हुई कि जो फोटोग्राफ का साइज़ है वो ये होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5। ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए विद ब्लैकिंग के साथ में। एक थंब इम्प्रेशन, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मांगेगा। ये वाइट पेपर के ऊपर आप ऐसे वाइट पेपर के ऊपर अपना थंब इम्प्रेशन डाल लेना। ठीक है, वो ब्लैक और ब्लू इंक दोनों में से किसी एक इंक से आप करके, क्योंकि आपको अपलोड करना, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लैंक इंक। ठीक है, वाइट पेपर के ऊपर ब्लैंक इंक के साथ, देख लीजिए, ये ध्यान रखिएगा कहीं ब्लू से आप कर दे फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छा, ये जो डिक्लेरेशन आपको लिखनी है वो ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये है वो डिक्लेरेशन जो आपको एक वाइट पेपर के ऊपर लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपका नेम आएगा, उसके बाद में पूरा आप एक वाइट पेपर के ऊपर लिख के और स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। ठीक है, अभी और हम आगे आते हैं। इसमें मैंने कोशिश की इस नोटिफिकेशन में कुछ भी ना छोड़ूं, आपको सब कुछ समझा दूं ताकि आपको कोई इशू ना हो, आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकें, आपको किसी तरह का कोई इशू ना हो। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं इसके मेन पार्ट पे, स्कीम ऑफ सिलेक्शन एंड सिलेबस फॉर ऑफिसर इन ग्रेड बी जनरल कैटेगरी, जनरल रिक्रूटमेंट, जो ये जनरल वाला। ठीक है, इसके लिए क्या है, इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है कि एक सिंगल पेपर होगा 200 मार्क्स का, जो कि 9 जुलाई को होगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है, एक ही डेट को होगा वैसे तो 9 जुलाई को, बट अगर कैंडिडेट ज़्यादा हुए तो ये लोग चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो फेज़ 1 की बात हुई है यहाँ पे, फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप। द पेपर विल कंसिस्ट टेस्ट ऑफ, ये जनरल अवेयरनेस की आपकी इसमें नॉलेज चेक की जाएगी, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की। ठीक है, ये पेपर देने के बाद में ये टोटल टाइम इसका 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का होगा ये एग्ज़ाम, और ये मल्टीपल चॉइस टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है फ़ेज़ 2 की बारी। जब आप फ़ेज़ 1 आप इसका क्लियर कर लेंगे, उसकी मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। फ़ेज़ 2 के लिए जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्ज़ाम को, तो फिर फ़ेज़ 2 एग्जामिनेशन आपका होगा इसका 30 जुलाई को। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं लोग बीच में, तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। और आई होप कि जो बैंकिंग से रिलेटेड स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करेंगे, जो काफ़ी टाइम से तैयारी में है। ठीक है, अभी हम आगे आते हैं, इसमें और क्या कहता है ये। उसके बाद में फ़ेज़ 2 में पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 2 है और पेपर 3 है। ये यूपीएससी की तरह इन्होंने किया है, फ़ेज़ 2 और पेपर 1, 2, 3। ठीक है, इसमें 3 पेपर आपको देने। इसमें क्या कहता है कि 50% जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 30 मिनट्स के लिए होगा और 50 मार्क्स का होगा। 50% जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, आंसर जो आपको टाइप करने होंगे कीबोर्ड की हेल्प से। ठीक है, 90 मिनट्स का होगा और ये भी 50 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। पेपर 1 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के लिए होगा ये। ठीक है, इस एग्जामिनेशन में एक और अच्छी बात है, वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद में पेपर 2 की बात करते हैं। ये इंग्लिश के लिए होगा, राइटिंग स्किल्स इसमें आपकी चेक होगी, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ये, और ये भी आपको टाइप करना होगा कंप्यूटर के ऊपर कीबोर्ड की मदद से। 90 मिनट का पेपर होगा, 3 क्वेश्चन होंगे इसमें और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं पेपर 3 पे, जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए। 50% इसमें ऑब्जेक्टिव होगा, 50% आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, वही आपको टाइप करना होगा कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। 120 मिनट्स का होगा और 50 मार्क्स का होगा ये ऑब्जेक्टिव एंड 50 का डिस्क्रिप्टिव, टोटल 100। अभी आप यहाँ पे ये 1-2 @ के निशान जो है ये @ आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं दिए, इनकी डिटेल उन्होंने नीचे दी है। तो अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे ये दिया है कि इसका क्या मतलब है। फॉर बोथ पेपर 1 एंड 3, ये पेपर 3 और पेपर 1, इसमें जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चन है। तो देयर विल बी 30 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, पेपर 1 और 3 में जो है 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 15 यहाँ होंगे और 15 ही ऊपर होंगे और 50 नंबर के होंगे। ठीक है, सॉरी 30 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 30 यहाँ होंगे 50 नंबर के और 30 वहाँ होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और कुछ जो होंगे 1 मार्क का होगा। फिर डिस्क्रिप्टिव में अगर हम आ जाते हैं तो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे दोनों ही सेक्शन में मिला के, जिसमें से आपको 4 करने होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के डिफ़िकल्ट लेवल के और 2 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क ईच
वो थोड़ा मॉडरेट लेवल होगा, ठीक है। इनकेस कैंडिडेट आंसर मोर देन 4 क्वेश्चन, अगर आप ज़्यादा दे देते हैं 4 क्वेश्चन से, जो फर्स्ट जो 4 क्वेश्चन होंगे उन्हीं को एवेल्युएट किया जाएगा, बाकी आपके 2 को गलत कर दिया जाएगा। सपोज आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं और आप उसमें आप टोटल 6 कर देते हैं, तो जो स्टार्टिंग के 4 होंगे सिर्फ उन्हीं को एवेल्युएट किया जाएगा, बाद के 2 को काट दिया जाएगा। तो ध्यान से कीजिएगा, जो भी आप 4 करें वो ध्यान से करें आप। उसके बाद में हम इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू है फेज़ 2, ठीक है। फेज़ 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है। फेज़ 2 का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और 75 मार्क्स का जो है इंटरव्यू होगा उसके बेस पे, यानी कि अगर मैं इसमें टोटल देखूं तो 100 + 100 + 100 375 मार्क्स में से आपकी जो है वो फाइनल मेरिट जो है वो आपकी इसमें तैयार होगी। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये 375 मार्क्स में से। इसके पहले एक और चीज़ होनी है इंटरव्यू से पहले, उसके लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर रहें कि कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो पर्सनैलिटी असेसमेंट कंडक्टेड बाय बैंक, ठीक है। पर्सनैलिटी असेसमेंट का मतलब है कि आप नीट एंड क्लीन होके जाएँ, वेल ड्रेस होके जाएँ, आपकी सेविंग बनी हो, हेयर स्टाइल जो आपकी अच्छी हो, हेयर कट होनी चाहिए, ये सब आपके पर्सनैलिटी में पहले चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से कपड़े पहन के जाएँ, तो ये ज़रूरी है। अगर आप इसी में बाहर हो गए तो फिर आप इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे। हालांकि इसके लिए कोई मार्क्स आपको नहीं अलाउट होंगे, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है पेपर 2 के लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के लिए, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने एक और जो मैंने बोला था कि इस एग्ज़ाम में एक और अच्छी बात है, इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ मटेरियल का कि अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन करेंगे तो आप एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर लेंगे। तो आप ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इन पे प्लीज़ एक बार नज़र मार लें, और हो सकता है कि आप लोग इसी वे में तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन पे नज़र मार के जाएँ इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद में पेपर 2 इंग्लिश के लिए वो नॉर्मल है अपना, ठीक है। राइटिंग स्किल है, तो आप अगर एक द हिंदू का न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं तो आपका वेल एंड गुड हो जाता है, उसमें आपको कभी कोई इशू नहीं आता है। फिर पेपर 3 की बात करें हम, जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में, तो इसमें फाइनेंशियल सिस्टम की बात होगी, फाइनेंशियल मार्केट की बात होगी, ठीक है। उसके बाद में कुछ जनरल टॉपिक होंगे लाइक फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, बेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह, तो ये सारे इन टॉपिक्स पे बात होगी, इन्फ्लेशन और भी कुछ। और इसके लिए भी इन्होंने सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है कि आप यहाँ से पढ़ें तो आप इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। और इसमें एक मैनेजमेंट का टॉपिक भी होगा जिसमें फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वगैरह के बारे में कुछ बात होगी, ठीक है। एथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात होगी। इसके लिए भी इन्होंने साथ साथ जो है इसमें पूरा रेफरेंस जो मटेरियल है वो सब दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ सिलेक्शन फॉर ऑफिसर इन ग्रेड बी, DEPR और DSIM, ठीक है। इसके लिए कैसे एग्जामिनेशन होगा, और क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल लेवल का एग्ज़ाम है तो इसके लिए लोग कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देर आर 4 पेपर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ 4 पेपर होंगे। फेज़ 1 एग्जामिनेशन होगा, देर विल बी पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑन इकोनॉमिक्स, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव ऑन इंग्लिश, पेपर 2 इन फेज़ 2 देर विल बी पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑन इकोनॉमी, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी देख लीजिए नंबर ऑफ पेपर्स, यहाँ पे ड्यूरेशन, मैक्सिमम मार्क्स। फेज़ 1 में पेपर 1 इकोनॉमिक्स के ऊपर ही ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, फिर पेपर 2 इंग्लिश के लिए, ठीक है, ये आपको टाइप करना होगा। फिर फेज़ 2 में पेपर 1 है डिस्क्रिप्टिव टाइप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें यहाँ से आपको 3 को एलिमिनेट करके एक को सही टिक करना होगा। पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑन इकोनॉमी, इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपकी डिस्प्ले पे आएगा कंप्यूटर की, और आपको हाथ से आंसर लिखने होंगे पेपर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है इकोनॉमिक्स का एक, और उसमें क्या है, उसमें भी सेम होगा कि डिस्प्ले के ऊपर आपके क्वेश्चन चलेंगे और आपको हाथ से क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे आते हैं, इसमें आगे क्या कह रहा है, ठीक है। फेज़ 1 पेपर 2 विल हैव टू बी आंसर्ड इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। ये इंग्लिश में होगा। कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर इंटरव्यू इन इंग्लिश और हिंदी। इसमें जो फेज़ 1 का पेपर 2 है वो आपको इंग्लिश में उसका आंसर पूरी तरह से लिखना होगा। हालांकि आप इंटरव्यू के टाइम पे इंग्लिश या हिंदी कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं कि आप हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फाइनेंस सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन या रिटर्न एग्जामिनेशन फेज़ 1 पेपर 1 2 फेज़ 2 पेपर 1 2 एंड इंटरव्यू टेकन टुगेदर, मतलब कि ये टोटल मार्क्स होते हैं हमारे ऊपर, हम एक बार देखें तो 400, ठीक है। तो 475 मार्क्स में से आपकी जो है यहाँ पे
फाइनल मेरिट आपकी तैयार होगी। ठीक है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं वही कि 75 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू है और कैंडिडेट वही अंडरगो पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट से आपको होके गुजरना होगा, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं इसके सिलेबस पे। फेज़ 1 पेपर 1 ऑब्जेक्टिव जो टाइप है ऑन इकोनॉमिक्स, उसमें ये सारे टॉपिक्स आपके 8 टॉपिक हैं जो कवर होंगे, इसी में से आपका पूरा पेपर रेडी होगा। फिर फेज़ 1 पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव ऑन इंग्लिश, वही मैंने बताया था जैसे कि अभी ऊपर वाले के लिए जनरल वाले के लिए ग्रेड बी, वैसे ही यहाँ पे होगा। ठीक है, बेसिकली आपके राइटिंग स्किल्स को वो लोग देखेंगे यहाँ पे, असेसमेंट जो होगा आपके राइटिंग स्किल्स का होगा कि आप लिखने में कितना अच्छे हैं। फिर पेपर 2 फेज़ 2 पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव टाइप जो ऑन इकोनॉमिक्स है, जो क्वेश्चन आपके डिस्प्ले होंगे जो आपको हाथ से लिखने होंगे, वो उसका ये होगा माइक्रो इकोनॉमिक मॉड्यूल। ठीक है, ये मॉड्यूल दिया हुआ है इन्होंने, इससे रिलेटेड आपको सब पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में सब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, रिचर्ड, मार्क्स, ठीक है, कैल्की, काल्डोर, इन सब की आपको थ्योरी पढ़नी होगी, उसी तरह से ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, एक ये है मैक्रो इकोनॉमिक मॉड्यूल और ऊपर था माइक्रो इकोनॉमिक मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद में फेज़ 2 पेपर 2 ऑन इकोनॉमिक्स का ही है वो भी। ठीक है, उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं मॉड्यूल ऑन इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये सब उसी का सिलेबस का पार्ट है, तो आप एक बार इसको थोरोली आप पढ़ लीजिएगा। फिर फेज़ 2 पेपर 1 माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक मॉड्यूल, वो ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इसको आराम से एक बार थोरोली पढ़ लेना। मैं नोटिफिकेशन जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके बाद में आते हैं DSIM के ऊपर। अभी हम थे DEPR के ऊपर, अभी हम DSIM के ऊपर आ गए हैं। इसमें क्या कुछ है, इनकी स्कीम क्या है सिलेक्शन की। ठीक है, इसमें 3 पेपर होंगे, वहाँ 4 पेपर थे, यहाँ पे 3 पेपर होंगे। देयर आर 3 पेपर्स इन एग्जामिनेशन। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑन स्टैटिक्स जो कि 16 जुलाई को होगा, और पेपर 2 एंड 3 वो 19 अगस्त को होगा। डेट टू बी कन्फर्म्ड इन एडमिट कार्ड, मतलब 19 अगस्त इन्होंने दी हुई है, लेकिन जो कन्फर्म डेट है वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आएगी, पता चल जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप जो स्टैटिक्स वो 120 मिनट्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप है, वही क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होगा और आंसर जो आपको हाथ से लिखना होगा पेपर के ऊपर, 180 मिनट्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। पेपर 3 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा, 90 मिनट्स का होगा, 100 मार्क्स का। टोटल जो 300 मार्क्स का ये बनेगा। ठीक है, मतलब ये टोटल जाके आगे हो जाएगा 375, क्योंकि 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, फिर उसी में से आपकी फाइनल मैच तैयार होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन एग्जामिनेशन विल बी सेट इन हिंदी और इंग्लिश, सिर्फ पेपर 3 को छोड़ के, वो इंग्लिश में होगा। पेपर 3, पेपर 3 कौन सा है हमारा, पेपर 3 यही इंग्लिश वाला जो है, वही पेपर 3 है, वो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, ये आपको टाइप करना होगा। पेपर 1 और जो 2 है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो सकता है, होगा मतलब आपका। और जो फाइनल सिलेक्शन है वही पेपर 1, 2, 3 के बेस पे होगा, और 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 375 मार्क्स। ठीक है, और इसका जो स्टैंडर्ड होगा पेपर का देख लीजिए, वो लिखा उन्होंने क्लियरली, मास्टर डिग्री के लेवल का होगा। मास्टर डिग्री का जैसे स्टैंडर्ड होता है वैसा ही इस एग्ज़ाम का भी स्टैंडर्ड होगा। पेपर 1 का यहाँ पे इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ, पेपर 2, पेपर 3 इन्होंने सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल भी दिया हुआ है कि आप अगर यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं इस मटेरियल से, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए कल फिर एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा, और कल की वीडियो भी जो होगी वो बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम को लेकर ही कोई वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। उसका कोई नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, और आप उसके लिए अप्लाई करें और प्रिपेयर करें आप उस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लाइफ में सक्सेस पाएंगे। इस नोटिफिकेशन में अगर मुझसे कुछ मिस आउट हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं उस जो भी पर्टिकुलर टॉपिक होगा, जो भी मुझसे पॉइंट जो मिस आउट हुआ होगा, मैं उसको आपके लिए क्लियर कर दूंगा। तो
आज के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट फ्रेंड्स। और आई होप आप चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वॉच करेंगे और इस चैनल को बहुत सारा प्यार देंगे, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूं और मैं आऊँगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।